हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 की आरोह भाग 2 का पाठ 6 पढ़ेंगे। उषा कविता जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है, उसके प्रश्न उत्तर। इस पाठ में बच्चों आपके केवल 2 ही प्रश्न हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। तो उन दोनों प्रश्नों को देखते हैं और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी इस पाठ में हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखें। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है? अभी ये प्रश्न 9, 11, 14, 12 सब में आया है, बहुत बार आया है। इसी को प्रश्न इसकी भाषा बदल के दूसरा प्रश्न बनता है, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, उदाहरण से प्रतिपादित कीजिए। अगर गतिशील शब्द चित्र पर प्रश्न आता है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया और उसमें गतिशीलता की क्या बात की गई है। यहाँ गतिशीलता की बात की गई है कि सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, वो आपको इसमें लिखना है। तो उत्तर देखिए, कवि ने नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल, गोरी युवती की मकबली दे आदि उपमानों को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। एक गांव के वातावरण का, परिवेश का वर्णन किया और सब कुछ कैसे सुबह का समय कैसे परिवर्तित होता है, उसमें गतिशीलता है, निरंतरता है, इसको शब्द के माध्यम से चित्र बनाया है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करता है। अभी सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य जो है वो अभी उगा नहीं और फिर धीरे धीरे वो कैसे उगता है और उसके उगने से आसमान में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है कि वो पहले नीले रंग का है, शंख के समान है, फिर स्लेट जैसा हो गया, काली सिल के जैसा हो गया, लाली हल्की सी आ गई, उसके बाद थोड़ा और ऊपर आया तो नीले जल में एक चमकीली सी उसकी परछाई पड़ रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि गौर वर्ण वाली स्त्री का शरीर झिलमिला रहा है। और चौका अभी ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ और गीला पड़ा है। यहाँ सब में गतिशीलता है, निरंतरता है, परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कविता एक गतिशील शब्द चित्र है सूर्योदय का। प्रश्न 2 देखिए। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा की हुआ है, समझाइए। अभी यहाँ आपको पता है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है चौका अभी गीला पड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको बताना है कि जब भी हम ब्रैकेट में, ये नया प्रयोग है, जो आधुनिक युग के कवि हैं, प्रयोग धर्मी कवि हैं, वो ऐसा प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर शमशेर बहादुर एक नए कविता के कवि हैं और उन्होंने ये जो लिखा है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ वो कहना चाहते हैं उसको उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया और इससे बात और प्रभावी हो गई है। यानी जो चित्र खींचा जा रहा है उसमें गतिशीलता का अनुभव हो रहा है, उसमें नमी का अनुभव हमको इन शब्दों से हो रहा है। और उत्तर देखिए, नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोग, स्वयं को अलग दिखाना चाहा। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया। कोष्ठकों में दी हुई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। यहाँ पर उस कविता के भाव को पूर्ण कर रही है ये पंक्ति। यहाँ अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठकों में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी और ताजगी व्यक्त करे। अभी गीला पड़ा में सुबह की नमी और ताजगी, फ्रेशनेस का एहसास दिला रही है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन गया है। अभी जो पहली लाइन थी वो क्या थी कि राख से लिपा हुआ चौका, तो यहाँ हमें पता तो चला कि अच्छा चौका है, वो राख से लिपा गया, लेकिन जब ब्रैकेट में हमने पढ़ा अभी गीला पड़ा है तो हमें एकदम समझा अच्छा अभी अभी हुआ है ये, तो ये बात और प्रभावी हो गई इस कोष्ठक के प्रयोग से। तो ये इनका नया प्रयोग है, इससे प्रभाव बढ़ गया और इस कथन से पहले कथन को पूर्णता मिल गई, वो पूरक वाक्य है उनका। इसके बाद बच्चों कुछ छोटे प्रश्न और देख लीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। जो कुछ भी कविता में आपने पढ़ा सबको पॉइंट बना के लिख देना है। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए,
भाषा बदल के उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से पहले प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। सूर्य के उदय होने से पहले जो प्रकृति में परिवर्तन होता है उसको अपने शब्दों में लिखना है, वही बातें आपको लिखनी है। उत्तर देखिए, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश शंख जैसे से लीपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया की मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब चल रहा हो। आपने सभी बातों को पॉइंट बनाकर लिख देना है और यह आपका प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो जाएगा। प्रश्न 2 देखें। कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सीबीएसई में 9 और 10 में आया है और उसके आगे भी आया है। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। उस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया का मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के में जादू के समान लगते हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है ये सब दृश्य समाप्त हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। वही बातें हैं, भाषा बदल के लिखनी है बच्चों। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। वही बात है, आपको यहाँ पर कवि का नाम, कविता का नाम लिखना है और फिर आशय स्पष्ट करना है कि यहाँ पर, और उसके बाद एक विशेष भी लिखेंगे किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशय क्या स्पष्ट करना है कि सुबह का समय है, अंधेरा होने के कारण आकाश कैसा लग रहा है, स्लेट जैसा लग रहा है, और जो सूर्य की लालिमा है वो कैसी लग रही है, स्लेट पे किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, या ऐसा लग रहा है कि काले रंग की सिल है, किसी ने लाल केसर से उसको धो दिया है और उसके बाद लाल धब्बे अभी वहां पर बाकी रह गए हैं, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न 4, भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई, क्यों? सुबह के जो आकाश है उसको गीले चौके से संज्ञा दी गई, इसलिए दी गई कि सुबह में नमी होती है, गीला गीलापन होता है, ताजगी का अनुभव होता है। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने यहाँ पर कौन सी उपमा का प्रयोग किया? गीला चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त होता है, धुंधला होता है। राख से लीपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे, चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। सुबह का आसमान गीला होता है, पवित्र होता है और स्वच्छ होता है। तभी हम सुबह सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हैं, या सुबह खुली हवा में हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें ताजी और पवित्र हवा मिलती है। तो स्वच्छता का प्रतीक है सुबह का आकाश, पवित्रता का प्रतीक है और गीलेपन का यानी ताजगी का प्रतीक है। और उस सब की उपमा कवि ने किससे दी है? गीले चौके से दी है, जिसको कि राख से लीपा गया है और अभी वो गीला है। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? अब सिल और स्लेट दोनों का रंग जो है वो आकाश से उन्होंने उसकी तुलना करी और क्या कहा? कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है, क्योंकि भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। तो वही लाल रंग है जो केसर का है और लाल खड़िया का है। प्रश्न 7, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? वही बात आपको फिर लिखनी है कि प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम है, धुंधला है और रंग राख के लिपटे चूल्हे जैसा मटमैला हो गया है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है जब सूरज पूरी तरह से निकल आता है। तो बच्चों, ये हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न और छोटी सी कविता है। इसमें आपसे 2 ही बातें पूछी जाती हैं। एक तो गतिशील बिंब पर आपसे बात पूछी जाती है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार पर कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, और कौन कौन सी उपमाओं का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर, वो आपसे पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, पर आप ये समझ लीजिए कि इस कविता के 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएंगे, या कई बार पठित पैराग्राफ में पैराग्राफ देकर के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। गुड बाय।